तकलीफ हो। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए मटेरियल हो या कोई भी हमारे आसपास की बॉडी, ये सब की सब चीज़ें एटम से मिलके बनी है। और एक एटम की क्या खास बात होती है कि उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक अपने फिक्स ऑर्बिट में। ये तो उसकी एक आर्बिट्ररी शेप है, ऐसा रियल नहीं है, बस ऐसे हमने अजम्पशन के लिए मान लिया कि ये एक तरह का एटम है। अब एटम अगर बहुत सारे किसी मटेरियल के अंदर हैं तो वो एक पूरा का पूरा सब्सटेंस बन जाएगा। मॉलिक्यूल से एक सब्सटेंस, है ना। देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनके पास मोशन के वक्त काइनेटिक एनर्जी है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाए तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में आ जाएंगे। लेकिन तब क्या, जब वो अपने लास्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं, मतलब कहने का क्या कि ऐसा सपोज करो कि ये इनका लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, इनको कुछ एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है इनको एनर्जी? तो आंसर इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में। और हीट की फॉर्म में कैसे? तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आ गए या गर्म कर दिया हमने धूप में रखकर, कैसे भी करके हमने इसको हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ये रिवॉल्व करते हुए एक एटम को छोड़ देता है। अच्छा, जैसे ही ये एक एटम को छोड़ देगा तो इस एटम के पास यहाँ पर जगह वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आ गया वो मटेरियल के बाहर नहीं आता, उसको मटेरियल के बाहर लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अभी हमें सपोज किया कि ये एक मटेरियल के अंदर ही है लेकिन एटम को छोड़ चुका है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया। अच्छा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया हीट की फॉर्म में, इसने एटम को लीव कर दिया, तो ये एटम को लीव करके फ्रीली मटेरियल के अंदर इधर उधर घूमता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसी का एक पिक्चर यहाँ देखा हमने मान लिया कि ये देखो ये एक मटेरियल है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हमने इसके दोनों तरफ, इधर और इधर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, ये प्लस माइनस करके एक बैटरी को सेटअप कर दिया। अब उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लस अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। लेकिन ये क्यों करेगा, ये क्यों नहीं? तो आंसर है कि इसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा होती है इसके मुकाबले। कितनी ज़्यादा होती है, कैसे करते हैं कैलकुलेशन, ये हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में। लेकिन अभी क्या कहा कि इसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्योंकि फोर्स ज़्यादा या कम कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड करती है, चार्ज की स्ट्रेंथ पर और उनकी आपस में डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है। तो अगर ये इसको यहाँ खींचेगा फिर ऐसे ही सबको खींचना शुरू कर देगा, इसको भी खींचना शुरू कर देगा, फिर ये जगह खाली, ये इसको खींचेगा, ये जगह खाली, ये वाला इसको खींचेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कंटिन्यू चार्ज का मोशन हो रहा है। और जब चार्ज कंटिन्यू मूव करते हैं तो उसी से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि यहाँ पर चार्ज मूव कर सकते हैं। इस मटेरियल में जब चार्ज फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, सो दे कैन मूव।
तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर्स। इनकी स्पेशलिटीज क्या है? सो द आंसर इज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे। लेकिन उसी तरह से इसकी बात करते हैं, इसके दोनों तरफ, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हमने सेटअप किया। इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो ये वाला प्लस इसको खींचना चाहेगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टाइटली बांध के रखते हैं, इतना टाइट कि इसकी फोर्स ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो इसमें चार्जेस चलना अलाउड नहीं है। अगर चार्जेस चलना अलाउड नहीं है तो कोई करंट नहीं बनेगी, चार्जेस चलेंगे नहीं उसके अंदर। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अच्छा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर, इसको एक बार छोटा सा लिखते हैं। कंडक्टर्स allow charges to move through it. क्यों अलाउ करता है? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेटल्स, ये समझ सकते हैं। अभी मेटल को भी फिर और भी कैटेगरी है कंडक्टर की, हम उसको बांटेंगे, लेकिन अभी सिंपल छोटा था। इंसुलेटर्स, ये डू नॉट अलाउ, चार्ज इसको अलाउ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। दे डू नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव थ्रू इट। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन एक चीज, इंसुलेटर को हम एज ए यूजफुल मटेरियल भी यूज करते हैं, और इसका बैड भी इम्पैक्ट होता है, गुड इम्पैक्ट भी है, बैड इम्पैक्ट भी है, डिपेंडिंग ऑन आवर यूज, हम यूज कैसे करते हैं। सिमिलर कंडक्टर का भी गुड है और बैड इम्पैक्ट दोनों। कंडक्टर कैसे? कॉपर की वायर जिसमें से चार्जेस मूव करते हैं, मेटल्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम चार्जेस को मूव करा सकते हैं। कॉपर वायर से हम करंट को फ्लो कराते हैं। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी से वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उस वायर में क्या है? कॉपर की वायर तो है वो। अच्छा, एक बार इंसुलेटर को देखते हैं। जैसे कि हमने कहा वुड, या हमारी जो वायर होती है कॉपर की, उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप होती है, एक वायर और उसके ऊपर एक प्लास्टिक हम रैप करके रखते हैं, ताकि हम इस प्लास्टिक को छुएं तो हमें करंट ना लगे। क्यों ना लगे? क्योंकि प्लास्टिक अगर इसके साथ टच है तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर नहीं आ सकता जो हमें करंट पहुंचाए, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है इंसुलेटर, इसको अपने से आगे नहीं जाने देती, इसको अपने थ्रू जाने आगे नहीं देती है, तो हमें इससे करंट नहीं लगता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें ट्रांसमिट करनी होती है, कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट? एक शहर से दूसरे शहर में हमने पावर लाइंस बिछाई होती है। क्यों? क्योंकि इतनी दूर शहर होता है कि हम एक वायर से नहीं पहुंचा सकते डायरेक्ट, हमें बीच बीच में पोल लगाने पड़ते हैं, पावर लाइंस लगानी पड़ती हैं, ताकि हम बीच में एक पोल लगा दें और वायर को वहाँ से उस पर डालकर फिर उसको आगे पहुँचाते हैं। तो ऐसे में हम जो ये पावर लाइन लगाते हैं, ये पूरा का पूरा लोहे का होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इस पर अगर हम एक वायर को लपेट दें और ये वायर आगे जा रही है, यहाँ से हमने इसको पावर को जनरेट किया, इसको ट्रांसमिट किया, इसको शहर तक पहुँचना है। अब देखो,
ये वायर इसके साथ अगर टच होगी, अगर हम भी इसको टच करेंगे तो हमें भी तो करंट लगेगा। ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, हमारी बॉडी से करंट जाएगा। हमारी बॉडी भी क्या है, कंडक्टर। तो हम क्या करते हैं कि हमें करंट ना लगे, तो आपने देखा होगा कि जो भी पावर लाइन होती है उनके ऊपर एक ब्लैक कलर का इस तरह से एक इंसुलेटर लगा होता है, फिर उसके ऊपर से हम ऐसे पोल लगा देते हैं ताकि करंट यहाँ से जाए, इसके थ्रू नीचे की तरफ मत आए। और ये किसके काम आता है, स्ट्रेंथ देने के लिए। तो ऐसे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं और बैड इम्पैक्ट भी है। एयर, हम अगर किसी भी घर के स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से चलती है तो वो हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती है? क्योंकि एयर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, उसको एक मटेरियल चाहिए, एक रास्ता चाहिए। अगर मैं किसी एक बैटरी से एक वायर को कनेक्ट करता हूँ, ये और ये प्लस ये माइनस, अब इस वायर को मैंने कनेक्ट किया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि इसकी करंट मुझे क्यों नहीं लगती है, क्योंकि बीच में क्या है, एयर, ये करंट नहीं लगेगा क्योंकि एयर इंसुलेटर है। अच्छा, झटका नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। लेकिन हमने देखा है कभी कभी कि जब लाइटनिंग होती है आसमान में, बिजली कड़कती है, तो वो बिजली कैसे आती है? कोई रास्ता होता है, कोई उसमें वायर होती है क्या बीच में? कोई भी वायर या कोई भी मेटल नहीं होता है, वो एयर के थ्रू चल के आती है। ये कैसे चल के आ सकती है एयर के थ्रू? तो देखो, अगर हम लाइटनिंग की बात करें, इट इज़ ए काइंड ऑफ फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अगर एयर इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर अगर एयर है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग कैसे अर्थ तक चल के आती है? देखना क्या होता है कि अगर हम इसी को समझें पहले, तो हम ये देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं खींचते हैं, नहीं चल के आते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो हमने एक काम किया, जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ है उससे डबल इसकी स्ट्रेंथ कर दी। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में इसकी ताकत बढ़ जाएगी और फिर ये वाले जो भी प्लस हैं वो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अब जब इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, फिर इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक फ्लो। अब यहां से चार्जेस मूव कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड करंट। तो अब चार्जेस मूव कर रहे हैं इंसुलेटर के थ्रू। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, ये जो हमने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, हम इसकी स्ट्रेंथ इस हिसाब से बढ़ाएंगे कि इनकी फोर्स से ज़्यादा हो जाए। और अगर इसकी स्ट्रेंथ हमने इतनी बढ़ा दी कि इनकी स्ट्रेंथ को ब्रेक कर दिया, इनकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दिया, तो कैसे किया हमने प्लस और माइनस, ये क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कर दी कि इनकी स्ट्रेंथ वीक पड़ गई। अच्छा, कितनी ज़्यादा करेंगे? तो डिपेंड करता है कि हमारे पास ये मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसी के हिसाब से हम इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मिनिमम से मिनिमम इसकी स्ट्रेंथ तोड़ दे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहलाती है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? तो आंसर है द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट ड्यू टू विच एन इंसुलेटर बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। ठीक, मिनिमम इंक्रीजिंग वैल्यू of electric field
which causes flow of charge through insulator. Flow of charges, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, flow of charges through insulator. That is insulator is no longer insulator. It behaves like a conductor. Insulator is no longer insulator. It behaves like a conductor. It behaves like a conductor, है ना। तो वो इंसुलेटर खराब हो गया। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम अगर किसी भी हाई वोल्टेज सप्लाई के पास एक लकड़ी को लेके जाएं तो क्या पता लकड़ी जल के खराब हो जाए। कभी कभी ये भी होता है कि वो स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ताकतवर होती है कि मटेरियल से चार्ज को चलाना शुरू तो कर देती है, लेकिन चार्ज के चलने से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी से मटेरियल जल जाता है। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि आपके पास इंसुलेटर कैसा है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी है। उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर 100 है तो आप मिनिमम कितना दोगे, 100 तो दोगे उसके बराबर आने के लिए, लेकिन 101 पॉइंट कुछ दे दिया या 100.1 दे दिया तो उस टाइम पर इंसुलेटर खराब हो जाएगा। अच्छा, एयर की बात करते हैं, एयर के मॉलिक्यूल को समझते हैं। ये क्या होगा, फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग। देखो, आसमान में जब बादल रब करते हैं एक दूसरे से तो रबिंग से क्या होता है, रबिंग कॉजेज चार्ज, रबिंग से बॉडी चार्ज हो जाती है। तो बादल इतने ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चार्ज कि उनका प्लस जो है इतना ज़्यादा हाईली चार्ज हो गया, इतना चार्ज डेवलप हो गया कि अब देखिए क्या होता है। ये जो अर्थ है इसका पोटेंशियल लोअर होता है। अब यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो या प्लस चार्ज डेवलप हो, हम कंसर्न इस बात से नहीं है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ क्या है कि प्लस और माइनस इनका बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा चार्ज है कि सारे के सारे चार्जेस अब चलना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बीच में क्या है, एयर। एयर का एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं, प्लस और ये माइनस, ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि एयर में से इस इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, फिर ये वाला दूसरे को खींचता है, फिर ऐसे करके खींचता जाता है। जहाँ तक इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं होती है, फोर्स कमज़ोर नहीं पड़ती, वहाँ तक लाइटनिंग चलती जाती है। ठीक है, ये लाइटनिंग चलती जाती है ना। तो रबिंग से क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हम बना सकते हैं। हम जब दो वायर को लेते हैं, देखो जैसे क्या होता है कि लाइटनिंग जो आसमान में हो रही है, क्या वो फिनोमिना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है? क्योंकि वो तो आसमान में हो रहा है। पहले के टाइम पे इसको हम सोच सकते थे बड़े आसानी से कि आसमान में देवी देवता हैं, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ फाइटिंग कर रहे होंगे आपस में, तलवार धनुष तीर चला रहे होंगे, लाइटनिंग कड़क रही है। लेकिन इससे साइंस काम नहीं करती। साइंस को काम करना है तो हमें जो आसमान में दिखता है उसको लैब में क्रिएट कर लो। तो हमने इसको लैब में क्रिएट करके सोचा कैसे किसे इसको क्रिएट किया। माइकल फैराडे एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, दो वायर को लेके उनको इतनी दूरी पे रखते हैं और उन दोनों वायर से एक उनको स्पार्क दिखाई देता है, और वो स्पार्क वैसा ही होता है जैसे आसमान में वो बिजली कड़कती है। तब हमने क्या कर लिया, हमने उस आसमान वाली चीज़ को अपने लैब में लेकर आ गए, और जब हमारे लैब में आ गई तो इसकी स्टडी अब आसान हो गई। क्या हुआ कि
इनको यहाँ पर चार्जेस रुके हुए हैं, इसके चार्जेस यहाँ रुके हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम हो गई कि फोर्स ताकतवर हो गई। डिस्टेंस कम होने से फोर्स ताकतवर, और ये चार्जेस यहाँ से जंप करना शुरू। लेकिन आप ये सोचो कि चार्जेस जब जंप करते हैं तो ये स्पार्क क्यों नजर आता है? मेन कारण ये, लाइटनिंग लगे, झटका लगे, इट इज ओके, हमें लगेगा, फील हो जाएगा, लेकिन वो दिखाई भी देता है हमें। ये दिखाई क्यों देता है? लेट मी जस्ट टेल, ध्यान से समझना इसको। अच्छा, दिखाई क्यों देता है? इससे पहले जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, वो रफली स्पीकिंग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये ऐसा यूनिट है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये किसकी वैल्यू है? ये ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या? इट इज मिनिमम इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ये। इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, हम इसको तोड़ देंगे। सोचिए 10⁶ 30 लाख में आ गई। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम ब्रेक करते हैं, इवन हम तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, क्या पता वहाँ पर उससे भी ज़्यादा हो जाए। अब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगेगी, रफ्तार से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स बड़ा खतरनाक झटका लगेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, एक बात हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से उनके करंट का डिसाइड होता है। इलेक्ट्रॉन का दौड़ना किस पे डिपेंड करता है? फोर्स, कितने ताकतवर फोर्स है। नाउ लेट्स वी से कि यहाँ एक चार्ज है प्लस, यहाँ एक चार्ज है माइनस। अब क्या होगा? रिलेटिवली एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, है ना? ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लो कि रुका हुआ है ये चार्जेस चलने के लिए अलाउड है, ये यहां से चलना शुरू कर देगा। मेरे को एक बात बताओ, जब ये चलेगा तो क्या एक्शन होगा? सो यू कैन से, देखिए इनके बीच में क्या अप्लाई हो रही है? फोर्स। और फोर्स जब मोशन क्रिएट करती है, उस मोशन को क्या बोलते हैं? फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन करती है, तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ आगे आएगा। और एक बात जो हम आगे भी पढ़ेंगे, वो सबसे जरूरी बात क्या है, ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिख कर दिखाता हूं आपको। ये फोर्स लगेगी, एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स और प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट, जैसे हम अल्ट्रावायलेट की बात करते हैं, दिखाई नहीं देती, बट वो चीज़ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारे मोबाइल से जो टीवी, रिमोट से जो टीवी चलता है, उससे जो लाइट निकलती है वो कौन सी है? दिखाई तो देती नहीं है, बट उससे एक रेडिएशन निकलती है, इंफ्रारेड, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो हमें दिखाई देता है वो चीज़ क्या है? लाइट की फॉर्म में। और लाइट की फॉर्म में वो चीज़ क्या है? ईएम रेडिएशन। कैसे बनता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से। इसीलिए लाइटनिंग के वक्त हमें क्या दिखाई देती है? जब बिजली कड़कती है, जब चार्ज वहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो हमें लाइट दिखाई देती है। लाइट क्यों दिखाई दी? फोर्स, एक्सेलरेशन। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
इंसुलेटर, कंडक्टर, ये ठीक हमने इसको पढ़ा। और भी मटेरियल हैं, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, बट सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बारे में अभी नहीं करेंगे हम, इनको कभी करेंगे नेक्स्ट टाइम डिटेल से। सेमीकंडक्टर का अपना एक चैप्टर खुद निकल के आएगा पूरा। लेकिन सेमीकंडक्टर एक अच्छा मटेरियल है, मैं थोड़ा रफली आपको बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सपोज कि ये एक मटेरियल जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें खास तरह के एटम होते हैं, ऐसे एटम जिनको रूम टेम्परेचर पे लेकर आओ तो उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और जब इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए बैटरी से लगा दो, दौड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये डिटेल फिनोमिना आएगी। सुपर कंडक्टर में क्या होता है, असल में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो चलने में रुकावट आती है, रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर में हम रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, इसके बहुत सारे रीज़न है, उसकी स्पीड बढ़ने से, टकराने से, कोलिजन से, इन सब से। तो हम उसकी कोलिजन को कम कर देते हैं, ये सब चीज़ें करके रेजिस्टेंस को कम करते हैं। और रेजिस्टेंस कम, हम कहते हैं कि कंडक्टर बड़ा कमाल है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, चार्जेस बड़े आसानी से चल सकते हैं, तो वो सुपर कंडक्टर। खैर थोड़ा सा और देखते हैं आगे, ठीक है।